गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने जो है स्कूल बिल्डिंग और इट्स इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा था, शुरुआत की थी हमने चैप्टर की। आज हम आगे बढ़ेंगे। हम ये सब पढ़ चुके थे कि आकार कैसा होना चाहिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का रखरखाव कैसा हो। एंड बेटा आवाज़ अगर क्लियर है और अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि ब्लर हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क दिक्कत चल रही है आजकल, नेटवर्क की इंटरनेट की दिक्कत हो रही है। आप जानते हैं कौन कौन से केस चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे भारत में। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि बुक जो है वो आप सबके पास है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बिल्कुल क्लियर है मेरे पास, तो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो इसलिए वो क्लियर ना आ पा रहा हो। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसमें करना क्या है, हमको कहना है कि मौसम के प्रभाव और समय गति के कारण भवन की स्थिति में भी बदलाव आता रहता है। कि भाई मौसम जो है कभी सही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मौसम होता है, समय की गति अलग अलग है, तो उसके अनुसार भी भवन में बदलाव हो सकता है। वर्षा के कारण इसका रंग रोगन भी खराब हो जाता है, दीवारों में दरारें आ जाती हैं, दीवारों में सीलन पड़ जाती है, छत से पानी टपकने लगता है, और टाइम टाइम पर स्कूल की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल की देखभाल करते वक्त, भवन का निर्माण करते वक्त और साल दर साल उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले क्या है, पहला पॉइंट देखें जरा, क्या कहता है कि समिति का गठन हो, कि स्कूल के रखरखाव के लिए, स्कूल के भवन के रखरखाव के लिए एक समिति बनाई जाए जो स्कूल के लिए फैसले ले सके। उसके बाद खेल का मैदान, कह रहे खेल के मैदानों का समतल और साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए खेल के मैदान की भी उचित देखभाल होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल का उद्यान, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो कह रहे स्कूल के उद्यान, फूलों की क्यारियों आदि की भी उचित देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, सफाई अगर नहीं होगी तो क्या होगा, झाड़ इकट्ठा हो जाएंगे, पेड़ ज़्यादा उनकी ब्रांचेस निकल जाएंगी, कटाई नहीं कराएंगे तो। उसके बाद क्या है, सफ़ेदी और मरम्मत। टाइम टाइम पर हमें भवन में सफ़ेदी भी करवानी है, डिस्टेम्पर लगवाएं, दरवाज़ों पर रंग लगवाना चाहिए। अगर कोई टूट फूट भी हो गई है तो उसकी मरम्मत कराएं। नल के पाइप, नालियों, बिजली फिटिंग, दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान आदि में भी टूट फूट अगर है तो उसको भी हमें ठीक कराना। तो कुल मिला के हमें टाइम टाइम पर भवन को देखना है कि कोई कमी तो नहीं आ गई है, कहीं कोई चीज़ कोई टूट तो नहीं गई है। उसके बाद शौचालय और उसकी सफाई, ये सबसे अहम पॉइंट होता है कि जितने भी वॉशरूम्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल नियमित रूप से, बिल्कुल। उसके बाद फर्नीचर, जो डेस्क, बेंच, मेज, कुर्सियाँ स्कूल में होती हैं वो टूटी भी ना होनी चाहिए। अगर टूटी होंगी तो चोट लगने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी हमें देखना है। उसके बाद पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या है कि पुस्तकालय की भी हमें उचित देखभाल करनी है। पुस्तकें ठीक से लगी हों, पुस्तकें बच्चों के मतलब की हों। ठीक है, पुस्तकें फटी नहीं होनी चाहिए, पेज खराब नहीं होनी चाहिए, दीमक न लगे उसके ऊपर। उसके बाद है पानी की व्यवस्था, कि स्कूल में पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के नल जो हैं वो सही हों, उसमें कीड़े न चल रहे हों, कोई रोग फैलाने वाला कोई खतरा ना हो। टंकी को साफ करना चाहिए टाइम टाइम पर, दवाई डलवानी चाहिए, कीटाणु ना पनपे उसके अंदर, इसका हमें ख्याल रखना होगा। उसके बाद है बिजली व्यवस्था, कि बिजली के तारों को भी टाइम टाइम पर हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, कि स्विच ठीक है, तार ठीक तो हैं, ठीक है, किसी को करंट लग जाए, तार नंगी ना हो। ठीक है, उन पर प्लास्टिक का कवर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आग बुझाने के साधन, की अगर बाय चांस या किसी वजह से स्कूल में आग लग जाती है तो उसके लिए पर्याप्त साधन मौजूद हो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो हमें रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट तरीके से समझने हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये रखरखाव ज़रूरी है स्कूल का, क्योंकि स्कूल बन जाते हैं लेकिन हर कोई उसकी देखभाल नहीं कर पाता है ना। घर बना तो लिया लेकिन घर की देखभाल हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे स्कूल का भी है कि स्कूल अगर बन गया है तो टाइम टाइम पर, वक्त वक्त पर उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वो है क्लासरूम्स, कक्षा कक्ष, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ विद्यार्थी बैठकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं नया।
ठीक है। तो व्यवहार में हमें वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इसमें अहम रोल किसका है? क्लासरूम का होता है। तो क्लासरूम में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है? कक्षाओं का आकार। जो क्लासरूम्स हैं वो अलग अलग आकारों के बनाए जा सकते हैं। अब कौन कौन से हैं वो आकार? देखो 5 आकार दिए गए। यहाँ पे कर्ण रेखावत आकार दिख रहा होगा आपको डायग्राम कि इस प्रकार के कमरों को कर्ण रेखावत स्थिति कहा जाता है। इस प्रकार के कमरों का निर्माण करने का लाभ क्या है कि चारों तरफ से वायु आती रहती है। इसके निर्माण में खर्चा भी कम होता है और इसमें 2 कमरों की दीवारों का बड़ा भाग साझा होता है, मतलब एक दीवार जो है वो कॉमन होती है दोनों में। दूसरा है अर्ध कोणात्मक आकृति। इस प्रकार के कमरे बनाने में अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है और खर्चा भी अधिक आता है। अर्ध कोण के आकार का होता है। एल आकार का भवन कि एल आकार के कक्षों में तीनों तरफ वायु आ सकती है। इसके एक तरफ विस्तार कर अध्यापक का कमरा भी हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या है? षण कोणात्मक आकार के कमरे। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये वाला डायग्राम जो है वो षण कोणात्मक आकार के कमरे का है। इसमें क्या होता है कि 3 से अधिक दिशाओं में खुले रह सकते हैं। इसमें अधिक रोशनी और हवा आ सकती है और दोनों ओर त्रिकोणात्मक कक्ष हम बना सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है आयताकार कमरे। तो कह रहे हैं आयताकार कमरे आजकल भारतवर्ष में बहुत प्रचलित हैं क्योंकि इन्हें बनाना आसान है और खर्चा भी इसमें कम होता है और विद्यार्थी जो हैं वो सही ढंग से इसमें बैठ जाते हैं और हवा और प्रकाश आर पार इसमें आ जाता है। ठीक है। अब क्या है कि कक्षा कमरे का स्थान, कि हमें स्थान कहाँ चुनना है कि जहाँ पर भाई हम अपना क्लासरूम बना सकें। तो कक्षा के आकार बनाने हेतु स्थान इतना होना चाहिए जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकें, खड़े हो सकें, चल सकें। यानी कि बच्चा भिज से बैठ रहा है, एक के ऊपर एक लदा पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपना पूरा स्पेस मिलना चाहिए। तो अगर कहने के अगर कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो उसके लिए 20 बाय 30 बाय 15 फुट के नाप का कमरा होना चाहिए। ठीक है। अगर छात्रों की संख्या अधिक है, 60 से 65 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है। इसमें जो हम ये कमरा बना रहे हैं इसमें लिमिटेड बच्चे कितने हो सकते हैं? 60 to 65। कमरे की लंबाई 30 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर अध्यापक की आवाज आखिरी पंक्ति तक नहीं पहुंचती। बात है भाई, कमरा अगर लंबा होगा तो अध्यापक तो एक ही है, कितनी तेज बोल लेगा। और अगर बहुत आखिर तक बच्चे बैठेंगे तो वो बोर्ड पर देख भी नहीं पाएंगे। कमरे की ऊंचाई 15 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अधिक ऊंचाई रखने से कमरे के निर्माण खर्चा भी बढ़ता है। हमें खर्चा भी तो देखना है ना, खर्चा नियमित होना चाहिए। ठीक है। और वायु संचरण में भी कठिनाई होती है अगर कमरे की ऊंचाई लंबी हो जाए तो, मतलब वायु आने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को घुटन हो सकती है ज़्यादा ऊंचाई पर। कम ऊंचाई वाला कमरा सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक ठंडा और गर्मियों में अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहेगा। इसलिए हमें जितनी ऊंचाई इसमें दी गई है वो उतनी का ही बनाना होगा, ना कम ना ज़्यादा। अगला पॉइंट जो है वो है प्रकाश। ठीक है। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, उम्मीद है। ठीक है। तो प्रकाश में क्या है? कमरे ऐसे होने चाहिए, ऐसे बने हुए होने चाहिए इसमें प्रकाश का उचित प्रबंध हो। उचित प्रकाश के लिए हमें अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि प्रकाश किस तरीके से है। पहला, खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। दूसरा, सुप्रकीर्ण प्रकाश आए कि प्रकाश पूरे कमरे में बराबर फैले, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक जगह तो बहुत ज़्यादा प्रकाश है बट एक जगह कमरा बिल्कुल धुंधला है। नेक्स्ट है बाई और प्रकाश। के प्रकाश की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? बाई और। कहाँ पर? बाई क्या होता है भाई? लेफ्ट साइड होनी चाहिए। विद्यार्थी का मुंह जब अध्यापक की ओर हो तो उनके बाई और प्रकाश पड़ना चाहिए। इससे बच्चों की कॉपी पर, किताबों पर परछाई नहीं पड़ेगी। अगर बाई की व्यवस्था ना हो सके तो दाई ओर की व्यवस्था भी ठीक रहती है। मतलब लेफ्ट ना चले, लेफ्ट में अगर स्पेस ना मिले आपको तो आप राइट पर भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें परछाई तो पड़ती है लेकिन प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। तो आपको लाइट का भी। अच्छा, रायबर्न एक है इंसान, उन्होंने क्या कहा कि मुख्य प्रकाश बाईं ओर से जाना चाहिए ताकि किए जा रहे काम पर क्या ना पड़े? परछाई ना पड़े। उसके बाद बैठने का प्रबंध कैसा हो? तो बच्चों के बैठने का प्रबंध इस तरह का होना चाहिए कि बालक प्रकाश का मैक्सिमम लाभ उठा सके। उसके बाद दीवारों का रंग हल्का रखें, चमकीला या काला नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो डार्क कलर्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं। ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से
वैसे ही रंग करवाने चाहिए। हरा रंग करना अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपका है शीशों का चुनाव। ठीक है, तो शीशे का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। रंगदार शीशे प्रकाश में बाधक होते हैं, इसलिए रंगदार नहीं चुने। शीशे रंगदार नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होंगे चलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका वायु संचरण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु संचरण मतलब वायु के आने जाने की व्यवस्था भी कमरों में सही होनी चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि हवा भी रोटी है और पानी के समान एक भोजन है। मतलब हवा रोटी पानी के समान है, क्या है, एक भोजन है। कक्षाओं में ताजी हवा का संचरण मन और शरीर को स्वस्थ करता है। अगर हवा नहीं होगी तो क्या घुटन हो जाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, आलसी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहला कि दरवाजे की और खिड़कियां हों। कह रहे हैं कि हवा और प्रकाश आने के लिए दरवाजे खिड़कियों का उचित प्रबंध होना चाहिए। क्षेत्रफल खिड़की का फर्श के क्षेत्रफल के 1/5 से कम नहीं होना चाहिए। खिड़की कमरे के फर्श से कम 4 फुट या 3.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। और खिड़की पर क्या लगी हो? जाली लगी हो, ताकि धूल मिट्टी कीट आदि कमरे में ना, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। रोशनदान, कक्षा के कमरों में रोशनदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गंदी हवा बाहर जा सके। रोशनदान लगे होने से कक्षा के कमरे की गंदी वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। रोशनदान करते क्या है भाई? स्वस्थ बनाते हैं हवा को। ठीक है, और जितनी भी गंदी वायु है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो आप अभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब उसको लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर रोशनदान नहीं होगा तो जितनी भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कमरे में रह जाएगी। तो रोशनदान अगर है, खिड़कियाँ दरवाजे अगर हैं, तो उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है छत और हवा बाहर फेंकने के पंखे, एग्जॉस्ट फैन जिसे कहते हैं ना। करें गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए छत के पंखों का भी इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, मतलब छत पर ही पंखे लगे हों नॉर्मल वाले, जिससे घुटन से आराम मिल सके। और हवा को बाहर फेंकने के लिए एग्जॉस्ट फैन भी लगे होने चाहिए खिड़कियों में। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष। भाई वृक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है वायु को साफ करने में। वृक्ष जो हैं वो पेड़ पौधे ताज़ा हवा लाते हैं, इसलिए हमें अत्यधिक वृक्ष लगाने चाहिए। उसके बाद है फर्श। कमरे के फर्श समतल और कैसे हो? चिकने हो, लेकिन बच्चा फिसले नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कक्षा के कमरे का फर्नीचर। तो कह रहे हैं कमरा बन जाने पर उसमें फर्नीचर का प्रबंध भी अच्छे ढंग से होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचाने में जो फर्नीचर है, भाई बच्चा जो है फर्नीचर को देख के बहुत खुश होता है कि डेस्क कितने सुंदर है, उसे बैठना चाहता है, आरामदायक होना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल में कमरे के फर्नीचर के लिए भी कुछ बातों का हमें प्रावधान किया गया है, लिखी गई हैं कुछ बातें। वो कौन सी बातें हैं देखिए ज़रा। पहला है डेस्क और कुर्सियाँ। क्या कह रहे हैं कि बालकों की आयु और लंबाई को हमें ध्यान में रखकर ही डेस्क और कुर्सियों का निर्माण करना चाहिए। बच्चा लंबा है, डेस्क छोटी है, तो बच्चा एक लंबा बच्चा छोटी डेस्क पर कैसे बैठेगा? और बच्चा छोटा है और डेस्क लंबी बड़ी है, तो वो कैसे एडजस्ट होगा? तो बच्चे की लंबाई और उसकी आयु के अनुसार ही डेस्क बनाई जानी चाहिए, जिसमें बच्चा बैठकर अच्छे से पढ़ और लिख सके। ठीक है, बच्चे की कमर पे असर ना पड़े, रीढ़ की हड्डी पे असर ना पड़े, ताकि उसमें कोई दोष ना आ जाए। उसके बाद है पृथक सीट की। यदि डेस्क और कुर्सी अलग अलग हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई हम एक डेस्क पर 2 बच्चे बिठाते हैं, तो वो अलग अलग तो हो सकती है ना, कि एक बच्चे के लिए एक ही डेस्क, ताकि उसको उठने बैठने में आसानी हो, और साथ साथ सफाई भी अच्छे से हो सकती है। उसके बाद अकेली सीट कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अकेली सीट का इंतजाम भी हम कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत लाभकारी है और इसमें विद्यार्थियों को सुविधा रहती है। 2 सीट वाले डेस्क पर 2 छात्र आराम से बैठ सकते हैं, इसमें धन भी कम लगता है। मतलब हम ठीक है 2 वाले बेंच का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर धन खर्च करना है तो हमें कम। उसके बाद पीठ कि डेस्क के पीछे पीठ हो तो विद्यार्थियों को बैठने में सुविधा होगी, मतलब कमर लगाने के लिए डेस्क के पीछे वाला हिस्सा भी होना चाहिए। उसके बाद दराज कि डेस्क में किताब रखने के लिए दराज भी होना चाहिए। डेस्क में नीचे की तरफ बुक कॉपी रखने के लिए स्पेस होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी जब पढ़े तो डेस्क पर रखी हुई पुस्तक और विद्यार्थी की आंखों के बीच में 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है, ताकि बच्चे की आंखों पर जोर ना पड़े।
ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एलकेजी के बच्चे का डेस्क चौथी कक्षा के विद्यार्थी इतना ऊंचा हो। ठीक है, डेस्क पक्के और मजबूत होने चाहिए। डेस्क ऐसे हो कि उनको आराम से हम हिला सकें, यानी कि बच्चा लगा पड़ा है हिलाने में लेकिन उसको हिला ही नहीं पा रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। हर स्कूल में लाइब्रेरी होती तो है, लेकिन किसी किसी स्कूल में उसका सही इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं पुस्तकालय और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध, क्योंकि पुस्तकालय में वो पुस्तकें होती हैं जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करती हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना गया है पुस्तकालय को। ठीक है, तो कहते हैं पुस्तकालय को स्कूल भवन का एक विशेष कक्ष न मानकर बल्कि कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का एक पूरक मानना चाहिए। मतलब एक कक्ष नहीं है पुस्तकालय सिर्फ, लेकिन शिक्षा को पूरा करने वाला एक साधन है, एक प्रक्रिया है। स्कूल का हृदय कहते हैं पुस्तकालय को। एक वो ऐसा स्थान है जो स्थान बालकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है भाई, सिर्फ टीचर्स पढ़ा दें तो वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ मिलती है? पुस्तकालय में मिलती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा कि पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग है। ये डेफिनेशन है बेटा जो अलग अलग जगह से मिली हैं कि पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्रीय भाग और पुनर्गठित स्कूल का साहित्यिक जीवन होगा। यह अन्य विषयों के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका प्रयोगशाला विज्ञान के लिए निभाई जाती है या कार्यशाला तकनीकी विषयों के लिए निभाती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो रोल साइंस में प्रयोगशाला का है, लैब का है या प्रैक्टिकल लैब का या कार्य वर्कशॉप का किसके लिए है? तकनीकी विषयों के लिए है। वही काम जो है पुस्तकालय करती है बुद्धिजीवियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुस्तकालय जो है वो हर एक संस्था का हृदय है। लेकिन अगर हम भारतीय स्कूलों की बात करें तो थोड़ा सा हमें सोच में डाल देती है, क्योंकि स्कूल में पुस्तकालय की सही से सुविधा ही नहीं है। ज़्यादातर स्कूलों में पुस्तकों की केवल 1-2 अलमारियाँ होती हैं जिन पर हमेशा से क्या लगा होता है? ताला लगा होता है। उस अध्यापक को इस पुस्तकालय का इंचार्ज बना दिया जाता है, जिस पर पहले ही काम का बहुत बोझ होता है। तो वो अलमारियाँ कहाँ से संभालेगा? और अलमारियाँ खोली ही नहीं जाती, उसमें कौन सी किताबें हैं इसका किसी को पता ही नहीं लगता है। ठीक है, खैर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में वो जानते ही नहीं कि पुस्तकालय भी है हमारे स्कूल में कोई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वाचनालय की सुविधा जिसमें कुछ समाचार पत्र रखे जाते हैं अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन उसकी उपयोगिता के संबंध में विद्यार्थियों को बहुत कम बताया जाता है। मतलब रख दिया अखबार कोई बात नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ना है नहीं पढ़ना है, समाचार पत्र है कैसे लाभ हो सकता है, बच्चे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी की। आज की स्थिति क्या है स्कूल लाइब्रेरी की? तो कहेंगे भारत के अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय नाम का कोई कक्ष नहीं है, और बहुत कम स्कूल ऐसे जहाँ पे इसकी व्यवस्था है, और जहाँ है वो भी सिर्फ नाम मात्र के लिए है। ठीक है, अधिकतर स्कूलों में पुस्तकों की व्यवस्था दिखाई मात्र की होती है। मतलब स्कूल में बुक्स तो हैं लेकिन बुक्स किसी काम की ही नहीं है, ना उनका रखरखाव किया गया है, ना पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी है। केंद्रीय स्कूल हैं, वायुसेना के स्कूल हैं, स्कूलों में पुस्तकें रखना ही पर्याप्त नहीं होता। बेटा सिर्फ हमें सिर्फ बुक नहीं रखनी, उन बुक को समझाना भी, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताना है बच्चों को। वो बुक्स जो हैं वो बच्चों के लिए हैं, उनको लाभ पहुंचना चाहिए बुक से। ये नहीं कि भाई एक हमने दिखावे के लिए पुस्तकालय रख लिया, उसमें एक आध कुछ बुक रख ली और बस कहीं इंस्पेक्शन करने आए तो हम दिखा देंगे पुस्तकालय है। तो हमें ये नहीं करना है। कोई अगर साधन हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए करना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। आगे बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है, पुस्तकालय के क्या कार्य हैं, क्या उसकी आवश्यकता है और क्या उसका महत्व है। तो कह रहे हैं पुस्तकालय के कार्य का महत्व जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुस्तकालय मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। बिल्कुल सही बात है, किताबें जो हैं इंसान के सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, सबसे प्यारे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, हमें अच्छे विचार देते हैं, हमें अनुभव देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम करके सीख लें, सिर्फ हमें एक्सपीरियंस मिल जाए, वही हमें ज्ञान नहीं देता है। लेकिन
जो अनुभव शिक्षा है वो एक पहलू है सीखने का। दूसरा क्या है कि इंसान अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें, जितनी किताबें पढ़ सकते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करें, वो उसका मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आज के टाइम में पुस्तकालय जो है वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, समाज के जो हमारा सोशल ग्रुप है उसके एक हर व्यक्ति के लिए है, उसको पढ़ना भी चाहिए। अब देखिए तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो उसकी हमें महत्व समझाते हैं। पहला है पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि का साधन है। सही बात है, पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें होती हैं जिनसे पता नहीं कितना ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं, कितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति को हम जान सकते हैं कि अलग अलग देशों में कौन कौन सी संस्कृति जो है वो अपनाई जाती है। दूसरा, पुस्तकालय सीखने और चिंतन के लिए प्रेरित करता है। जितनी आप पुस्तकें पढ़ेंगे ना तो आपका मन करेगा कि और पुस्तकें पढ़ें। ठीक है। बच्चे को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, बच्चा प्रयास करता समझने का, सीखने का। ठीक है। चंचल मन को ठीक करता है, वो बार भटकता नहीं है, उसको एक जगह मन लगाना सिखाती हैं पुस्तकें। समस्याओं का समाधान, जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान पुस्तकों में मिल सकता है। अगला है पुस्तकालय संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ऐसा बोलता है। अब क्या बोलता है वो कि व्यक्ति कार्य समूह, प्रोजेक्ट का कार्य, शैक्षणिक मनोरंजन कार्यों और पाठ्य सहायक क्रियाओं के लिए अच्छा और कुशल पुस्तकालय बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी को क्या पसंद है उसका विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। शक्ति को बढ़ाता है, शब्द शक्ति को। कक्षा में या पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है वो सब उसके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करता है। और ये सब बातें किस पर निर्भर करती हैं कि विद्यार्थी को पुस्तकालय में कितने साधन प्राप्त हुए हैं। दूसरा कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी देना। ये पुस्तकें जो हैं पुस्तकालय में रखी गई, ये हमें अपने ही क्षेत्र के बारे में नहीं और क्षेत्रों के बारे में भी हमें जानकारी देता है। दूसरा कि पुस्तकालय विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब पुस्तकें जो हैं वो बच्चे को डिसिप्लिन करता है, क्योंकि वो अपना खाली वक्त अब बेकार नहीं कर रहा, वो पुस्तकें पढ़ने में लगा रहा है उसको। ठीक है। 6th जो पॉइंट है वो है आपका कि छात्र छात्राओं का दृष्टिकोण विकसित होता है। पुस्तकालय अध्ययन से छात्र और छात्राओं का जो एक नजरिया है वो विकसित होगा, वो नए ढंग से चीजों को समझने और देखने लगेगा। अगला पॉइंट है कि इससे अध्ययनशील आदतों का विकास होता है। बच्चा जो है अपनी नई हैबिट बनाता है पढ़ने की, तो उसको विकसित करने का पुस्तकालय एक बहुत अच्छा माध्यम है। मौन अध्ययन बच्चा करना सीखता है, बिना बोले बच्चा पढ़ना सीखता है, उसको अवसर मिलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये वाला पॉइंट तो कि पुस्तकालय छात्र छात्राओं के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का ये विकास करती हैं। छात्र छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययन करना आरंभ कर देते हैं तो उनके ज्ञान में हर रोज वृद्धि होती है। वे इस ज्ञान के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों से बात करना सीख जाते हैं, अपनी मनन और चिंतन शक्ति के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। मतलब सोचने की क्षमता और उनका मतलब विचार कितने सुंदर हैं वो दिखाते हैं। किताबें पढ़ने से हमारे जो विचार हैं वो सुंदर बनते हैं, सुदृढ़ बनते हैं, अच्छे बनते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते हैं। पुस्तकालय कक्षा शिक्षण का पूरक है कि पुस्तकालय जो है जो भी हमने क्लास में पढ़ा सीखा पुस्तकालय उसको पूरा करता है, क्योंकि जो हमने सीखा पढ़ा हम जाकर पुस्तकालय में उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। अगला है स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करता है। तो पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करने से जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने थॉट्स देख सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। आत्म अभिव्यक्ति भी स्वतंत्र रूप से करने लग जाते हैं, मतलब खुद को जानने लगते हैं। समय के सदुपयोग का श्रेष्ठ साधन है कि बच्चा जो है पुस्तकालय में अपना व्यर्थ नहीं कर रहा, समय को उसका उपयोग कर रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है उसके। अगला है पाठ्य सहभागी गतिविधियों में सहायक होता है कि पाठ्य पुस्तकों में सहगामी गतिविधियों से संबंधित सामग्री पर्याप्त रूप से नहीं होती। इसके लिए पुस्तकालयों का सहारा लेना छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक हो जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, नाटक मंच, क्विज आदि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विषय सामग्री पुस्तकालय से उसको लेनी पड़ती है।
तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो पाठ्य पुस्तक हैं पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहायक होते हैं। अगला जो पॉइंट था पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहायक है कि पाठ्य पुस्तकों में जो सहगामी गतिविधि संबंधित सामग्री पर्याप्त रूप से नहीं होती, इसके लिए पुस्तकालयों का सहारा बच्चे को लेना पड़ता है। अगला पॉइंट है पुस्तकालय विद्यार्थियों और शिक्षकों का मनोरंजन करता है। पुस्तकों से बच्चा रोचक कहानी, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं भी उपलब्ध होती हैं पुस्तकालय के अंदर। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चा अपनी चीज़ों को सीख सकता है। ये था आपका पुस्तकालय के बारे में। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेटअप ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी का गठन। तो मैं चाहती हूँ आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखें इसको। ठीक है, क्या थोड़ा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसको भी आज ही कि स्कूल पुस्तकालय का अच्छे प्रकार से गठन किया जाना चाहिए। पुस्तकालय के लिए उचित जगह होनी चाहिए। पुस्तकालय को अच्छी तरह से सजाया हुआ सजाने के लिए स्कूल की आय का कुछ भाग उस पर हमें खर्च करना चाहिए। मतलब स्कूल को जितने फंड मिल रहा है कुछ फंड तो भी पुस्तकालय पर लगना चाहिए। पुस्तकालय की स्थापना के बाद विद्यार्थियों को इसका महत्व भी बताना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को बताऊं कि हमारे स्कूल में पुस्तकालय है, आप जाकर वहाँ पे किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तो करें, पुस्तकालय में वे पुस्तकें होनी चाहिए जिनका बच्चों के लिए महत्व हो। मतलब ये नहीं कि बेकार की पुस्तकें पढ़ेंगे जिनका बच्चों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो पुस्तकें ऐसी हों जो बच्चे यूज़ कर सके। ठीक है, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन करते समय विद्यार्थियों की रुचि का ध्यान रखना है हमें। लाइब्रेरी भरनी है ये हमें नहीं देखना। ठीक है, तो पुस्तकालय में चित्र लगे हों, पुस्तकें भी रखी जानी चाहिए सचित्र के साथ। तो हमें निम्न प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। कौन कौन सी है देखो जरा। यात्रा, साहसपूर्ण कार्य, खोजें आदि की पुस्तकें। मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट के में जो भी खोज हमारे आज तक दुनिया में हुई हैं उनकी पुस्तकें हों। महान जो पुरुष हुए हैं, नारियां हुई हैं, उनकी जीवनियाँ होनी चाहिए। ठीक है, वो पुस्तकें जिनका इस्तेमाल अध्यापक करने बैठाने के लिए। बुक बैंक होने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। मनोरंजक वाली कहानियाँ की पुस्तकें होनी चाहिए। उच्च विषयों पर अच्छे स्तर की पुस्तकें हैं और संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, विषयकोश, ये सब पुस्तकें पुस्तकालय में स्कूल के होने चाहिए। ठीक है, फालतू की बुकें नहीं रखनी है हमें, चंपक वगैरह। ठीक है, तो ये था आपका पुस्तकालय के बारे में। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो है हमारा लेबोरेटरी। ये बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे। आप जितना आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ें। अगर थोड़ी बहुत वीडियो ब्लर होती है तो बेटा अपनी बुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम है। वीडियो आप जानते हैं कैसे किस तरह से बनती है इंटरनेट पर। मेरी यूट्यूब पर वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कंटेंट को लेकर। बुक सबके पास है, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आवाज़ अगर प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप मुझे बताएं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से पूछना है। अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।